अपनी माँ के साथ मर जाती। कब तक मेरे सीने पर बोझ बनकर बैठी रहेगी? तेरे ऊपर तरस खाकर तो मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जैसे ही मैं रसोई में गई, सुबह सुबह मेरी सास ऊंची आवाज में चिल्लाती हुई आ गई और डर के मारे मैं 2 कदम पीछे हट गई। वो मुझे खतरनाक निगाहों से घूर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैंने कौन सी गलती कर दी, जबकि कुछ देर पहले ही मैं बिल्कुल ठीक बैठकर नाश्ता कर रही थी। मैं अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ी थी। तभी मेरी सास हाथ में गर्म दवा लिए मेरी तरफ बढ़ी, जिसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरा चेहरा दागने की कोशिश कर सकती है। मैंने डरते डरते पूछा कि क्या हुआ है, तो वो चिल्लाई कि महीना पूरा होने से पहले राशन कैसे खत्म हो गया। जरूर मैंने सामान अपने मायके भेजा होगा। यह सुनकर मैं सुन्न रह गई, क्योंकि शादी के बाद एक बार भी उन्होंने मुझे मायके जाने नहीं दिया था। बल्कि मेरे घर वाले आते तो भी मुझे कमरे से बाहर न निकलने की पाबंदी रहती, और अब वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही थी। रोते हुए मैंने कहा कि मेरा मायके से कोई संबंध नहीं रहा, फिर आप आरोप क्यों लगा रही हैं? लेकिन बात पूरी होते ही वो मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटने लगी और बोली कि वो कोई बेवकूफ नहीं जो मेरी बातों में आ जाए। उसने मुझे खुद आटा लेकर दरवाजे तक जाते देखा था। मुझे याद आया कि उस दिन मैंने फकीर को दान दिया था और उन्होंने कभी दान से मना नहीं किया था। फिर अब इतना गुस्सा क्यों? शायद उन्हें लगा कि बाहर मेरा कोई भाई था, पर यह बात इतनी बड़ी नहीं थी कि इतना तमाशा हो। फिर भी मुझे पता था कि वो कई हफ्तों तक इस बात पर ताने मारेंगी। तभी दरवाजा बजा और मुझे समझ आ गया कि आज महीने की पहली तारीख है और मेरे पति ने राशन भिजवाया होगा, क्योंकि वो पैसे दुकान पर जमा कर देते थे और दुकानदार सामान दे जाता था तथा बचे पैसे मेरी सास को सौंप देता था। मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरे पति कितने रुपए भेजते हैं। दरवाजे की आवाज पर मेरी सास के चेहरे पर चमक आ गई और वो सब भूलकर दरवाजे की ओर चल दी, जिससे मैंने राहत की सांस ली, कि वरना आज वो मुझे बहुत मारती। मैं अपने कमरे में जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर बैठ गई, क्योंकि मुझे उस दुकानदार से बहुत डर लगता था। उसकी नजरें अजीब थीं, पर मेरी सास उसे घंटों अपने कमरे में बैठाए रखती और बार बार मुझे चाय देने के लिए बुलाती, जबकि मैं उसके सामने जाने से कतराती थी। कुछ देर बाद सास ने ऊंची आवाज में बुलाया और जब मैं कांपते हुए उसके कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं तुरंत पीछे हट गई। फिर दरवाजा खटखटाया तो सास घबराई भी बाहर आई, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर खुद को संभाल कर मुझे चाय बनाने को कह दिया। मैं रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन कान अंदर ही लगे थे, क्योंकि हर बार उस आदमी के आने पर सास पूरे दिन खुश रहती थी और यही बात मुझे परेशान करती थी। मैं चाय लेकर जाने ही वाली थी कि सास झपट कर मुझसे ट्रे ले गई। उसके तेवर बिल्कुल बदले हुए थे, तो मैं डरते हुए अपने कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। नीचे आई तो वो आदमी जा चुका था और सास सो रही थी। मैंने रसोई में सामान रखकर अपने लिए चाय बना ली। हालांकि मुझे पता था कि इस बात पर वो बहुत हंगामा करेगी और शायद कई दिनों तक मुझे भूखा भी रख दे, पर सिर दर्द के कारण मैंने कुछ नहीं सोचा और पानी ज्यादा डालकर चाय बना ली, ताकि उसे पता न चले। चाय पीते हुए ही मुझे उसकी चीखने की आवाज सुनाई दी। शायद उसे किसी का फोन आया था और वो किसी पर गुस्सा उतार रही थी। मैं नफी में सिर हिलाती हुई आंगन में आई। पौधों को पानी देने का समय हो रहा था, इसलिए जल्दी से पाइप जोड़कर पौधों की तरफ बढ़ी। पानी देते समय मुझे मिट्टी में दबा हुआ एक कागज दिखा, जिसे उठाने ही वाली थी कि तभी सास झपट कर उसे मेरे हाथ से छीन ले गई और बिना कुछ देखे मेरे चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। मैं अवाक रह गई और जब गुस्से से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने एक और थप्पड़ मार दिया, जैसे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। वो चिल्लाई कि मैं यहाँ पानी क्यों दे रही हूँ, और मैं सिर झुकाकर खड़ी रह गई, क्योंकि हर काम बता कर ही करने की आदत थी और ना बताने पर वो अक्सर मारती डांटती थी। वो कागज वापस क्यारी में फेंक कर मुझे अंदर जाने को कहकर चली गई। मैं रोते हुए कमरे में चली गई। कई घंटे रोने के बाद जब मन हल्का हुआ तो मैं रसोई में खाना बनाने लगी। सास शक भरी निगाहों से देख रही थी। तभी उन्होंने कहा कि उनके कमरे से घी ला कर दूं। जब मैं उनका कमरा खोलकर अंदर गई तो सुबह मिला कागज जैसा ही एक और कागज सोफे पर पड़ा था। मैं उसे खोलना चाहती थी, मगर डर था कि सास देख लेंगी, इसलिए जल्दी से पर्ची उठाकर बाहर आई और मौका देकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, ताकि बाद में पढ़ सकूं।
खाना बनाकर तुरंत कूड़ेदान के पास आई और पर्ची खोलने ही लगी थी कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगा सास ने पकड़ लिया है, पर पीछे मुड़ी तो रश्मि बुआ थी, जो बहुत कम हमारे घर आती थी। उन्होंने पूछा कि सास कहाँ है और मैं इशारा करके आ गई। मैं चाय बनाने लगी, तभी सास गुस्से में आई और बोली कि मैं घर का सामान बर्बाद कर रही हूँ और रश्मि बुआ जैसी औरत को वे पानी तक न पूछेंगी। मुझे हैरानी हुई, पर सास से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मैं उनके पीछे उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। रश्मि बुआ सिर झुकाए बैठी थी और मैं रसोई लौट आई। बुआ के बैठने तक कमरे से लगातार चीखने चिल्लाने और आरोप प्रत्यारोप की आवाजें आती रहीं, जिन पर मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात के किसी पहर गेट खोलने की आवाज से मेरी नींद खुली। घर में केवल मैं और सास रहते थे, इसलिए इतनी रात को कोई आने पर मुझे हैरानी हुई। नीचे जाकर देखा तो विनोद भैया सास के कमरे में जा रहे थे। मैं डर गई कि कहीं पति समीर को कुछ हुआ तो नहीं। मैंने सास का दरवाजा खटखटाया। 5 मिनट बाद वो गुस्से में बाहर आई और मेरे पूछने पर उल्टा मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैं यही चाहती हूँ कि उनका बेटा मर जाए ताकि मैं आजाद घूम सकूं। मेरी चिंता को समझने के बजाय उन्होंने फिर मुझे भगा दिया और कहा कि विनोद यहाँ नहीं आया था, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि वही थे। सुबह उठकर देखा कि सास बहुत से चावल साफ कर रही थी। पूछने पर बोली कि दान के लिए बिरयानी बनानी है। रात की घटना के बाद मन में सवाल उठ रहा था, इसलिए मैंने हिचकते हुए फिर पूछा कि वो विनोद भैया ही थे ना। वो तमतमा कर बोली कि कोई नहीं था और मुझ पर उल्टा शक करने लगी कि कहीं मेरा दिल विनोद पर तो नहीं आ गया। मैं सदमे में चुप रह गई, क्योंकि मेरा चरित्र बिल्कुल साफ था। टूटे मन से रसोई आई तो देखा कि विनोद भैया का फोन आया है और सास उनसे धीरे धीरे दबे स्वर में बात कर रही थी। मैंने सब सुन लिया था। वो कह रहे थे कि रात को वे मेरी सास के कमरे में अपनी घड़ी भूल गए हैं, इसलिए वो घड़ी भिजवा दें। यह सुनते ही मैं अपनी सास के सिरहाने जाकर खड़ी हो गई। उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, वो मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती थी, जबकि उनका और विनोद का रिश्ता अब मेरी समझ से बाहर होता जा रहा था। मेरी सास गुस्से से आग बबूला हो गई और मुझ पर ही आरोप लगाने लगी कि अब वो अपने बेटे को फोन करके सब बताएंगी। जब से मेरे पति विदेश गए थे, तब से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी और जो मोबाइल वो मुझे देकर गए थे, उसे भी मेरी सास ने अपने कब्जे में ले लिया था। वो कभी मुझे उनसे बात नहीं करवाती और पता नहीं वो उनसे क्या क्या कहती थी। मैं इन बातों से अनजान थी, क्योंकि पूछने पर वो मुझे अपशब्द कहने लगी थी। अब जब मैं उनके सामने खड़ी होकर सवाल कर रही थी तो वो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने लगी ताकि मैं चुप हो जाऊं। मैंने अपनी कानों से सब सुना था और समझ नहीं पा रही थी कि मेरी सास कौन से गुल खिला रही हैं। मेरी बुआ भी इतने सालों बाद आई थी और झगड़ा करके वापस चली गई। निश्चिंत ही कोई बात थी। मेरी गलती बस यह थी कि मैंने पूछ लिया था, विनोद यहाँ रात के समय क्या करने आए थे? इतना पूछते ही वो रोते हुए बोली कि वो अभी अपने बेटे को फोन करेंगी और बताएंगे मैं उन पर इल्जाम लगा रही हूँ। मैं सहमी उन्हें देखती रह गई। आखिर मेरा क्या कसूर था? रात के समय विनोद का हमारे घर आना मामूली बात नहीं थी। मेरी सास ने उसी समय मेरे सामने मेरे पति को फोन मिला दिया। उनकी आवाज सुनते ही मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि शादी के एक हफ्ते बाद ही वो परदेश चले गए थे और हमें एक हफ्ते एक दूसरे को समझने का मौका भी नहीं मिला था। फिर मेरी सास रोते हुए बोली, बेटा वापस आ जाओ, तेरी पत्नी के तौर तरीके ठीक नहीं हैं। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कुछ गलतफहमी पैदा करेंगी, पर अपने बेटे से ऐसे झूठ बोलेंगी यह सोचा नहीं था। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? यह कहकर मैं मोबाइल छीनना चाहती थी, पर वो रोती हुई बोली, बेटा जल्दी वापस आ जा, यह औरत मुझे मारने लगी है। 6 दिन से खाना नहीं दिया, अगर तू नहीं आया तो मैं जान दे दूंगी। यह सुनकर मैं सुन्न रह गई। समीर मेरी बात सुनो, यह सब झूठ है। मैं चिल्लाई, पर वो मोबाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। पता नहीं इन्होंने क्या कहा कि मेरे पति मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए और कह दिया कि वो 2 दिन में आकर मुझे तलाक दे देंगे। मैं दिन भर रोती रही और मेरी सास मन ही मन खुशियां मना रही थी।
वो दिन भी आ गया जब मेरे पति को लौटना था। मैं परेशान थी, अपने चरित्र की सफाई कैसे दूंगी। मेरा पति अपनी माँ की बात मानने वाला था। मैं डर से कांप रही थी। अगर तलाक मिल गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। पूरा दिन रोते रोते बीत गया। शाम होते ही वो 4 साल बाद लौट आए और इतने बदल चुके थे कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। तभी मेरी सास आगे बढ़ी और रोते हुए मेरे पति के गले लग गई। मैं दूर खड़ी अपराधियों की तरह सिर झुकाए सोच रही थी कि अब मैं क्या कहूंगी। मेरे पास अपने बचाव में कहने को कुछ भी नहीं था। उधर मेरी सास न जाने कौन कौन सी तस्वीरें उठाकर मेरे पति को दिखा रही थी कि मैं मोहल्ले के डॉक्टर के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई हूँ और उसने मेरे खिलाफ गवाह भी जुटा लिए हैं, जिनमें सबसे ऊपर विनोद था। सबूत और गवाहों की वजह से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और समझ नहीं आ रहा था कि अपने बचाव में क्या बोलूं। मैं दूर खड़ी थी, तभी मेरी सास ऊंची आवाज में रोते हुए कहने लगी, बेटा इसे तलाक दे दे। तू 4 साल विदेश में था, फिर यह पेट से कैसे हो गई। देख ये इसकी रिपोर्टें हैं। आए दिन डॉक्टर के पास जाया करती थी। मुझे तो साफ साफ गड़बड़ लग रही है। इससे पूछ इसके पेट में पल रहा बच्चा किसका है। मेरी सास रो रही थी और बहुत से लोग अब हमारा तमाशा देखने जमा हो चुके थे। हर कोई कानाफूसी कर रहा था। मेरे पति के घर तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले के बच्चे, औरतें और कुछ मर्द भी उनके पीछे पीछे चले आए थे, क्योंकि मेरा पति बहुत लंबे समय बाद घर लौटा था, इसलिए सब उससे मिलने आए थे। मेरी सास ने इसी मौके को अपना हथियार बना लिया और मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। मेरे पति गुस्से से मुझे घूरते रहे और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। हमारे बीच कभी इतनी समझ नहीं थी कि हम बैठकर 2 मिनट बात कर सकें या मैं उसे अपने चरित्र की पवित्रता का विश्वास दिला सकूं। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब वो मुझे तलाक दे देगा और शायद धक्के मारकर घर से भी निकाल दे। उसकी माँ जो तरह तरह की बातें कर रही थी और जो गवाह उसने जुटा रखे थे, उसे देखकर मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाऊंगी। इसलिए अपने बचाव में कुछ बोलने के बजाय मैं सिर झुकाए मंत्र पढ़ने में लगी रही। तभी मेरी सास बोली, एक रात में उठी तो देखा डॉक्टर इसके कमरे में था। जब मैंने पूछा तो यह साफ साफ झूठ बोलने लगी। पूछो इसे तेरी गैर मौजूदगी में या रात के 12 बजे डॉक्टर को क्यों बुलाती थी। इस बात पर मैंने नजरें उठाकर सास को देखा तो वो जल्दी से अपना मुंह फेर गई, क्योंकि वो जानती थी कि झूठ बोल रही हैं। डॉक्टर कई बार मेरी तबीयत बिगड़ने पर मुझे देखने आया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मेरी सास मुझ पर इतना गंदा आरोप लगाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे पति ने पवित्र धर्म ग्रंथ उठा लिया और कहा कि हम दोनों इस पर हाथ रखकर सच बोलें। मैं रोते हुए उनके पास गई और हमने दोनों हाथ रख दिए। मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से मेरा पूरा शरीर थरथरा रहा था। उधर मेरी सास मेरे पति को और भड़काने के लिए कई जहरीली बातें कहती गईं। उसने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और चिल्लाकर बोली, अभी इसी वक्त से इसे तलाक दे दे। ऐसी औरत मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है जो तेरी गैर मौजूदगी में किसी और से नाता जोड़े। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी माँ से अलग किया और छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ आगे बढ़े। मेरी सास घबरा गई और पल भर के लिए चुप हो गई। सब लोग भी अचानक शांत हो गए। तभी मेरे पति ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी माँ के गाल पर जड़ दिया और मेरी सास अवाक होकर उसे देखती रह गई। क्योंकि मेरा नाम मोहिनी है, जब मैं पैदा हुई थी तो इतनी सुंदर थी कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ही मोहिनी रख दिया। मैं अपने माता पिता की शादी के 5 साल बाद, उनकी लंबी मनौतियों और दुआओं के बाद पैदा हुई थी, इसलिए मैं उनके लिए बहुत खास थी। माँ अक्सर बताया करती थी कि जब मैं जन्मी थी तो मेरे पिता ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी थीं। लोग हैरान थे कि बेटी के जन्म पर कोई इतनी खुशी कैसे मना सकता है, मगर पिता को फर्क नहीं पड़ता था कि बेटा हुआ है या बेटी। पिता इलाके के बड़े जमींदार थे, घर में नौकर चाकर थे और किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पैदाइश के बाद उन्होंने अपनी आधी जमीन बेचकर व्यापार शुरू किया और वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। वे अक्सर कहते हैं कि मैं उनके लिए सौभाग्य लेकर आई हूँ। मैं लगभग 6 साल की थी जब मेरा भाई पैदा हुआ, जो जन्म से विकलांग था, इसलिए मुझे घर में और अधिक महत्व मिलने लगा। दादी कहा करती थी, मोहिनी जितनी सुंदर है अपने पति और घर पर राज करेगी।
माँ घर गृहस्थी में व्यस्त रहती थी, इसलिए मेरा अधिकतर समय दादी के साथ बीतता था और जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी। तभी एक दिन सुमेधा चाची, जो माँ की रिश्तेदार थी, हमारे घर रहने आ गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके एक हफ्ते रहने के बाद पहली बार माँ पिता में लड़ाई हुई, जिसे देखकर मैं डर गई थी। मैं आम बच्चों से अलग थी। दादी कहती थी कि मेरे अंदर समझदारी कूट कूट कर भरी है, और स्कूल की शिक्षिकाएं भी मेरी बुद्धिमानी की तारीफ करती थीं। उसी दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पिता ने माँ पर हाथ उठा दिया और वे रोते रोते मायके चली गईं। पहली बार हुआ था कि वे मुझे साथ बिना लिए चली गई थी। कुछ दिनों बाद माँ गुस्से में घर आई और मुझे जबरदस्ती ले जाने लगी, लेकिन नौकर की खबर पर पिता लौटे और उन्हें रोकने लगे। मैं दोनों को बस हैरानी से देख रही थी। बहस इतनी बढ़ गई कि पिता एक बाजू से और माँ दूसरे बाजू से मुझे खींचने लगे। दादी ने बड़ी मुश्किल से मुझे छुड़ाया और दोनों को डांटा, मगर माँ मानने को तैयार नहीं थी। न जाने उनके मन में ऐसा क्या भर दिया गया था कि वे पिता पर बेवजह शक करने लगी थीं। असल में यह वही दिन थे जब सुमेधा चाची हमारे घर थी, और उन्हीं ने माँ के मन में यह शक बो दिया था कि पिता आजकल रात को बहुत देर से आने लगे हैं। शायद किसी और के प्यार में पड़ चुके हैं। मेरी सीधी सादी माँ ने बिना जांच परख किए ही पिता पर इल्जाम लगा दिया, जबकि पिता वैसे ही कामकाज की परेशानियों में घिरे हुए थे। माँ की बात सुनते हुए भड़क उठे और दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। माँ ने यह बात पड़ोस की सुमेधा चाची को बताई, तो उन्होंने माँ को डराते हुए कहा कि सावधान रहो, तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोल रहा है। और जो भी बातें वे कहती, माँ वही बातें पिता से दोहराने लगती। इससे पिता गुस्से में आ जाते और माँ भी जिद पर अड़ जाती। अगर बात यहीं तक रहती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, मगर मगर जब सुमेधा चाची ने माँ को तलाक की ओर उकसाया, तो मेरी भोली माँ बिना सोचे समझे अपने प्यारे पति से तलाक की बात कह बैठी, और यहीं से उनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। भले ही तलाक नहीं हुआ, लेकिन दिलों में खाई बन चुकी थी। पिता माँ की इस हिम्मत पर दंग रह गए और कई महीने बीतते गए, जिनमें सुमेधा चाची लगातार आकर झगड़े भड़काती रही, जबकि माँ उनकी बातों में पूरी तरह फंस चुकी थी। मेरे पिता बहुत सीधे साधे, नेक और अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करने वाले इंसान थे, जिन्हें किसी दूसरी औरत के बारे में सोचना भी गंवारा नहीं था। पर माँ थी कि चाची की हर बात मानने को तैयार रहती थी। एक दिन सुमेधा चाची ने माँ को बताया कि अस्पताल में एक औरत ने बेटे को जन्म दिया है, और जब उन्होंने उसके पति की तस्वीर देखी तो वो जयदेव चाचा यानी मेरे पिता की निकली, और उन्होंने माँ को भड़काते हुए कहा कि तुम्हारा पति दूसरी शादी कर चुका है और अब किसी और के बेटे का बाप भी बन गया है। यह सुनकर माँ के दिल में डर बैठ गया और वे बार बार पिता से सफाई मांगने लगी, जिससे परेशान होकर दोनों का रिश्ता बिगड़ता चला गया। फिर मेरा छोटा भाई हुआ, जो बिल्कुल स्वस्थ था, और उसके बाद दादी की कोशिशों से माँ पिता का रिश्ता धीरे धीरे संवरने लगा। समय बीतता गया और मैं 15 साल की हो चुकी थी। एक दिन एक औरत हमारे घर भीख मांगने आई। दयालु और इंसानी से भरी मेरी माँ ने जब उसका दुख सुना तो पता चला कि वो पहले वैश्यालय में रहती थी। एक आदमी ने शादी का वादा करके उसे वहां से निकाल लिया। कुछ दिन रखा भी, लेकिन जैसे ही उसे उसके गर्भवती होने का पता चला और लगा कि घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, वो उसे छोड़कर भाग गया, और तब से वो औरत भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। माँ ने उस औरत से कहा कि वो हमारे घर रह सकती है और घर के कामों में हाथ बटा दिया करें। पहले से हमारे यहाँ कई नौकर थे, मगर माँ को तो दया का ऐसा जुनून चढ़ा था कि उन्होंने उसे रोक लिया। खैर, वो औरत पूरा हफ्ता हमारे घर में ही रही और हमें उससे कोई शिकायत नहीं हुई। उसका बेटा भी बहुत अच्छा था, वो मेरे भाइयों के साथ खेलता रहता। जब वो औरत अपने घर वापस लौटी और कुछ दिन बाद फिर आई, तो उसका बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पिता के गले लग गया और बोला, बाबा आप कहाँ चले गए थे? यह सुनकर मेरी माँ दंग रह गई। तभी उन्हें अपनी चाची की 9 साल पुरानी कही हुई बात याद आई कि मेरे पिता ने कहीं दूसरी शादी की है और उससे उनका एक बेटा भी है। पिताजी बेचारे खुद ही हैरान परेशान खड़े थे और वो औरत भी अपने बच्चे को रोक नहीं रही थी। मैं समझ रही थी कि जैसे मेरे छोटे भाई अपने पिता से लिपटकर बाबा बाबा कहते हैं,
वैसे ही वो बच्चा भी लिपट गया होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो औरत किस इरादे से हमारे घर में दाखिल हुई है। काफी देर तक घर में बहस होती रही। दादी माँ को समझाती रही और पिता बार बार कहते रहे कि वो इस औरत को पहचानते तक नहीं। लेकिन वो औरत एक ही बात पर अड़ी थी कि मेरे पिता ने उसे धोखा दिया है और उनसे जो विवाह हुआ था वो नकली था, इसलिए मेरे पिता को हर हाल में उसे विधिवत शादी करनी पड़ेगी। दादी माँ बीच बचाव करने आई और माँ को समझाने लगी, लेकिन गुस्से में माँ ने उल्टा दादी माँ को जोर से धक्का दे दिया। उनका सिर पलंग से टकराया और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। माँ एकदम स्तब्ध रह गईं, लेकिन पिताजी के मन में माँ के लिए ऐसी नफरत भर गई कि वो उन्हें कातिल समझने लगी। मैं अपनी दादी, जो कि मेरी सहेली जैसी थी, उन्हें खोकर अंदर से मुरझा गई। जैसे मेरी समझबूझ पर परत चढ़ गई हो। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और कमरे में बंद सी रहने लगी। वो औरत अब भी हमारे घर में रहती रही। दादी की मौत पर सुमेधा चाची फिर हमारे घर आई और उन्होंने जैसे चिंगारी को भड़काकर आग बना दिया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हम तीनों भाई बहनों को हुआ। माँ इन दिनों बुरी तरह परेशान रहती थी और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती थी। इन्हीं दिनों मेरा अपाहिज भाई ऐसा सोया कि फिर कभी उठ नहीं पाया। कोई कहता था कि उसे सांप ने काट लिया, किसी का कहना था कि उसे जहर दिया गया, पर यह राज कभी खुल नहीं सका और मेरा भाई भी कब्र में सो गया। अब माँ को लगने लगा था कि यह सब पिताजी करवा रहे हैं, या फिर वही औरत जो खुद को मेरे पिता की दूसरी पत्नी बताकर हमारे घर में डटी हुई थी, जबकि पिताजी बार बार सिर हिलाकर कहते रहे कि उसका उनसे कोई संबंध नहीं। एक दिन बहुत क्रोध में आकर पिताजी ने उस औरत और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अजीब जिद्दी औरत थी, सारा दिन हमारे मुख्य द्वार पर बैठी रहती थी। 6 दिन तक पिताजी ने यह सब सहा। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद वो औरत जैसे कहीं गायब हो गई, मगर मेरी माँ और पिता का रिश्ता फिर भी सामान्य नहीं हो पाया। इन्हीं दिनों मेरे यहाँ एक और बहन का जन्म हुआ। माँ पिता अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन एक ही कमरे में रहते थे और हमारे लिए यही काफी था। मैं 17 साल की हो चुकी थी। पिता के चचेरे भाई उनकी संपत्ति पर लालच भरी नजर रखे हुए थे, जिससे पिता तनाव में रहने लगे और कारोबार पर ध्यान न दे पाए। देखते देखते करोड़ों का व्यवसाय समाप्त हो गया और पिता ने इसे गहराई से दिल पर ले लिया। इन्हीं दिनों सुमेधा चाची फिर हमारे घर आई, जब माँ पिता का रिश्ता लगभग टूटने की कगार पर था। सुमेधा चाची लगातार माँ के मन में बातें भरती रही और माँ पिता की बीमारी की परवाह किए बिना उनसे झगड़ती, आरोप लगाती और घंटों बहस करती रहती। पिता की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर उठने के भी काबिल न रहे। डॉक्टर ने कह दिया कि वो कभी भी दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ को उनके प्रति तनिक भी सहानुभूति न हुई। मेरी दादी पहले ही गुजर चुकी थीं, वरना शायद हालात ऐसे न होते। एक दिन बहस के दौरान पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए छोड़ गए। उनकी मौत के बाद माँ को एहसास हुआ कि उनके साथ क्या क्या हो चुका है। पिता की सारी संपत्ति पर उनके चचेरे भाइयों ने कब्जा कर लिया और हमें घर से निकाल दिया। माँ थोड़ा सा सामान लेकर सुमेधा चाची के पास गई, मगर उन्होंने भी शरण देने से मना कर दिया। तभी हमारी नौकरानी की बेटी, जो हमारे घर में पली बढ़ी थी, हमें अपने ससुराल ले गई, जहाँ 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। फिर भी उन्होंने हमारे 4 लोगों का बोझ उठाया। माँ दूसरे घरों में काम करने लगी। इसी बीच सुमेधा चाची, जिन्हें पता था कि जायदाद कानूनी रूप से अब भी पिता के नाम पर थी, उन्होंने नई चाल चली और अपने बेटे समीर का रिश्ता मेरे लिए तय कर दिया। माँ तो उनकी सगी सी हो चुकी थी, वही जिन्हें वो अपना सहारा समझती थी। कम उम्र, लगभग 18 वर्ष में मेरा विवाह 30 वर्षीय समीर से कर दिया गया। मुझे कोई ऐतराज न था, मगर शुरुआती दिन बेहद अटपटा लगते थे, क्योंकि मेरी सास हर बार कोशिश करती कि हम पति पत्नी आपस में बात ना कर सकें। आज तक मेरे पति ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और इसके पीछे भी सुमेधा चाची ही थी। शायद इसलिए कि वो चाहती थी उनका बेटा कभी अपना घर ना बसा सके। शादी के 1 हफ्ते बाद ही पति सऊदी अरब लौट गए और कहा कि जल्द मुझे भी बुला लेंगे, मगर मुझे मायके तक जाने की इजाजत नहीं थी। माँ ने एक कमरे का छोटा घर किराए पर लिया हुआ था।
और काम करके खर्च चलाती थीं। माँ के मायके वाले भी हमें रखने से इनकार कर चुके थे। मायके के नाम पर 2 भाई थे जो विदेश में बस चुके थे। रिश्तेदारों में केवल सुमेधा चाची ही थीं, वही जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और जिन्हें माँ आज तक दोषी नहीं मान पाई, क्योंकि उन्हें सच का पता ही न था। सुमेधा चाची मेरे पिता पर बुरी नजर रखती थी और चाहती थी कि पिता माँ को छोड़कर उनसे शादी कर लें। उनका अपना पति कम उम्र में ही मर गया था। यह किसी को नहीं पता कि वो सच में मरा या कुछ और हुआ। बातें फैलती रहीं और साल बीतते गए। मेरी एक ननद भी थी, मेरी ही उम्र की, जिसकी सगाई हो चुकी थी। वो बहुत अच्छी थी और हम दोनों में खूब बनती थी, मगर मेरी सास को यह बात भी पसंद नहीं थी। जब भी सोनिया मेरे पास बैठती, सास तुरंत उसे बुला लेती और मुझे यह सब देखकर बुरा लगता, पर मैं कुछ कह नहीं सकती थी। माँ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, हर हाल में अपना घर बचाए रखना। इन्हीं दिनों मेरी ननद की सगाई किसी वजह से टूट गई। एक तो उसका मंगेतर उससे उम्र में काफी बड़ा था, दूसरा वो लोग तुरंत शादी करना चाहते थे, जबकि मेरे पति विदेश में थे और ननद की शादी इतनी जल्दी संभव नहीं थी। मेरी सास अड़ गई थी कि जब तक बेटा लौट कर नहीं आता, बेटी की शादी नहीं करेंगी। असल में वो किसी अमीर घराने की तलाश में थी, जबकि प्रकाश भाई एक मामूली सरकारी शिक्षक थे। समय बीतता गया और ननद अपने मंगेतर की बेवफाई से इतनी टूट गई कि बीमार होकर कमरे में बंद हो गई। न खाने का होश, न किसी से बात। उसकी माँ भी उसके कमरे में नहीं जाती थी। तब उन्हें बेटी पर दया आई और उन्होंने उसकी शादी का फैसला किया। रिश्ते देखे गए और एक रिश्ता पसंद भी आया, लेकिन ननद वहां शादी नहीं करना चाहती थी। वो कहती, शादी करूंगी तो प्रकाश से ही करूंगी, वरना किसी से नहीं, क्योंकि बचपन से ही उसकी माँ ने उसी का नाम उसके मन में बिठा दिया था। जब सास ने जबरदस्ती की तो ननद ने आत्महत्या का प्रयास किया। सास डर गई और बेटी को खोना नहीं चाहती थी। तब उन्होंने प्रकाश की पत्नी पर टोना टोटका शुरू कर दिया और वो औरत बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी। सास खुश हुई और बेटी को उसी काम में लगा दिया कि किसी तरह प्रकाश को अपने वश में कर ले। ननद ने तरह तरह के टोने टोटके शुरू कर दिए ताकि प्रकाश उसका हो जाए। एक दिन प्रकाश हमारे घर आया और उसने मेरी सास को टोना टोटका करते देख लिया। उसने हमेशा के लिए उनसे रिश्ता तोड़ दिया। यह सदमा ननद नहीं झेल पाई और उसने आत्महत्या कर ली। फिर भी सास को होश न आया और वो अलग अलग लोगों के लिए यही काम करने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो टोना टोटका करती हैं। कुछ समय बाद जब उन्होंने काम छोड़ दिया तब मुझे थोड़ी राहत मिली। वो मुझ पर बहुत जुल्म करती थी, खाना नहीं देती थी, मारती पीटती थी, कई बार मैंने जान लेने की भी कोशिश की। मैं समझती रही कि बेटे की मौत का दुख उनके दिमाग पर हावी है, इसलिए सब सहती रही। लेकिन अब जो इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया वो माफ करने लायक नहीं था। वो मेरे सामने खड़ी थी और मैं चाहती तो पति को सब सच बता देती कि उनकी माँ क्या क्या करती रही हैं। लेकिन मैं कुछ बोल ना पाई, क्योंकि लगता था मेरे पति पहले से ही सब जानते हैं। तभी वो गुस्से में चिल्लाए, माँ आप कितने झूठ बोलेंगी? रश्मि बुआ ने मुझे सब सच बता दिया है और मेरे पास सबूत भी हैं। आपको माँ कहते हुए मुझे शर्म आती है। मेरी बहन की मौत के पीछे भी आपका ही हाथ है। आप टोना टोटका करती रहीं। डूब मरना चाहिए आपको। उनकी ऊंची आवाज सुनकर सास सहम कर दूर जा खड़ी हुई और लोग फुसफुसाने लगे। मैं इस तरह खड़ी सब सुनती रही। वो फिर बोले, आपको क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं? मैं सब जानता था। उम्मीद थी कि आप सुधर जाएंगी, लेकिन आपने तो घर में कोहराम मचा दिया और मेरी पत्नी को इतना घटिया आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। आपने हमारी शादी की शुरुआत भी नहीं होने दी, क्योंकि आपको डर था कि मैं अपनी पत्नी को अपने पास बुला लूंगा और आप अकेली पड़ जाएंगी। और जो रिश्ता आपने विनोद भैया से रखा है उसके लिए तो धरती में समा जाना चाहिए। पति रो रहे थे और सास शर्म से सिर झुकाई थी। उसी वक्त मेरी माँ दौड़ती हुई आई और मुझे गले लगा लिया। 4 साल बाद मैं अपनी माँ से मिल रही थी और आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे पति ने मेरे सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, और भला मुझे अपने पति से बढ़कर कौन प्रिय था। मैंने तुरंत उन्हें माफ कर दिया।
मेरे पति ने अपनी माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था और वो रोती ही रह गई। विनोद भाई भी अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे और मेरे पति ने भी अपनी माँ को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरी सास मेरे पति के भेजे हुए पैसे मुझे देने के बदले विनोद भाई को दिया करती थी। मैं भी सोचती रहती थी कि वो हर समय पैसों की शिकायत क्यों करती रहती हैं, जबकि मेरे पति इतना पैसा भेजते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है। मेरे पति 2 महीने हिंदुस्तान में रहे। उन्होंने हमारा मुकदमा लड़ा और मेरे पिता के चाचा ताऊ भाइयों से सारी जमीन और जायदाद वापस दिलवाई। उन्होंने मेरे भाइयों की राह दिखाई, मेरी बहन और छोटे भाई के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा और मुझसे कहा कि मैं उनका इंतजार करूं, वो अगले महीने लौट आएंगे, हिंदुस्तान में कारोबार शुरू करेंगे और हम सब मिलकर खुशहाल जीवन बिताएंगे। मैंने उनकी बात मान ली। इन दिनों में गर्भवती थी और मेरी माँ, बहन और भाई मेरे साथ ही रहते थे। एक दिन जब हम बाजार गए तो देखा कि मेरी सास भीख मांग रही थी। वो पहचान में भी नहीं आ रही थी और उनकी हालत बहुत खराब थी। ठंड में सड़क पर रहने से उनका शरीर सुन्न और अकड़ा हुआ था। लोग उन्हें जानते थे, इसलिए घृणा भरी नजरों से देखते थे। जो लोग पहले उनके दीवाने थे और उनसे टोना टोटके करवाते थे, वो भी अब उन्हें सहारा देने को तैयार नहीं थे। वो कई कई दिनों तक भूखे प्यासे सड़कों पर खुद को घसीटती रहती थी। मुझे उन पर दया आ गई तो मैंने पति को फोन करके कहा, तुम्हारी माँ से जो गलती हुई सो हो गई, लेकिन अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनका ख्याल रखो। चाहे वो गलत थी, पर उन्हें यूं बेसहारा मत छोड़ो। मैं कई दिनों तक पति को समझाती रही। तब उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मेरी माँ को घर ले आओ। मैं अपनी सास को घर ले आई, जिनकी टांगे बिल्कुल जवाब दे चुकी थी और जो चल तलखे नहीं सकती थी। मैंने पूरे मन और स्नेह से उनकी सेवा की। लकवे के कारण वे बोल भी नहीं पाती थीं, फिर भी हर बार हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा मांगने की कोशिश करती थीं। इस बीच मेरे पति हिंदुस्तान लौट आए और उनका नया कारोबार भी अच्छी तरह चल निकला, जिससे हमारी जिंदगी संतोष और सुकून से भर गई। मेरी माँ की जिंदगी भले ही सुमेधा चाची की वजह से बर्बाद हुई थी, लेकिन आज उन्हीं के बेटे के सहारे हम बेहतर जीवन जी रहे हैं। मुझे वो औरत भी मिली जो अपने को मेरे पिता की दूसरी पत्नी बताती थी। उसने स्वीकार किया कि वो सुमेधा चाची के प्रभाव में थी और उसी के कहने पर उसने सब किया था। वो बार बार मुझसे क्षमा मांगती रही और मैंने भी उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि अब जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था और मैं कोई ऐसी पुरानी याद अपने पास नहीं रखना चाहती थी जो मन को फिर से दुख पहुंचाए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।